अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत एक के बाद एक बहरान खड़ा करती है और फिर जब बहरान शिद्दत अख्तियार करने लग जाता है तो इल्ज़ाम दूसरों पर लगा देती है। ऐसा ही परवेज मुशर्रफ के केस में हुआ है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा आज रिटायर हो गए और कल नए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हल्फ उठाएंगे और वो तकरीबन 2 साल तक मुल्क के चीफ जस्टिस रहेंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के एजाज में आज फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, जिसमें इमरान खान की हुकूमत के एडिशनल अटॉर्नी जनरल चौधरी आमिर रहमान ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर तनकीद की। जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर तनकीद की और कहा कि खुसूसी अदालत के हालिया फैसले में चीफ जस्टिस के वज़ा करदा कानूनी उसूल मद्देनजर नहीं रखे गए। जस्टिस वक़ार अहमद सेठ का फैसला तासुब और बदले का इजहार है। सजा पर अमल दरामद का तरीका वहशियाना, गैर कानूनी और गैर इंसानी है। फैसला क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिवायात से भी मुतसादिम है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जस्टिस वक़ार अहमद सेठ का कंडक्ट आला अदलिया के जज के कंडक्ट के मुनाफी है। बोझल दिल से कहता हूं कि जस्टिस खोसा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में खुसूसी अदालत के फैसले की उस वक्त हिमायत की जब तफसीली फैसला आना बाकी था। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सहाफ़ियों से मुलाकात में मुशर्रफ के खिलाफ फैसले की हिमायत के हवाले से अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात की वजाहत की। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उसके बाद कहा कि अभी इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने सहाफ़ियों से मुलाकात करके परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले की हिमायत की। मेरे और पूरी अदलिया के खिलाफ एक घिनौनी मुहिम शुरू कर दी गई है, लेकिन सच सामने आएगा और सच का बोलबाला होगा। हुकूमत अब परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले की जिम्मेदारी अदलिया पर डाल रही है और यह तीसरी दफ़ा है कि हुकूमत ऐसा कर रही है। हुकूमत अगर समझती थी कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का ट्रायल नहीं होना चाहिए, या फिर हुकूमत समझती थी कि सिर्फ परवेज मुशर्रफ ही नहीं बाकी सबका भी ट्रायल हो, तो हुकूमत ये बर वक्त फैसला कर सकती थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली हसनात मलिक की खबर के मुताबिक हाई प्रोफाइल केसेस में एक के बाद एक नाकामी के बाद हुकूमत की कानूनी टीम तनकीद की जद में है। आला हुकूमती ओहदेदार के मुताबिक हुकूमत की लीगल टीम ने जिस तरह से परवेज मुशर्रफ केस और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के केस को हैंडल किया है, उससे आला सिविल और अस्करी क़यादत खुश नहीं है। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो उसने परवेज मुशर्रफ के वकला को अहम कानूनी पोजीशंस दी। परवेज मुशर्रफ की वकालत करने वाले फरोग नसीम को वजीर कानून और परवेज मुशर्रफ का केस लड़ने वाले अनवर मंसूर खान को अटॉर्नी जनरल बना दिया गया। ये दोनों बहुत अहम कानूनी पोजीशंस हैं। इब्तिदा में ये दोनों अफराद जनरल परवेज मुशर्रफ के केस पर बात करने से कतराते रहे। फरोग नसीम से जब भी परवेज मुशर्रफ के केस पर बात की गई तो उन्होंने तबसरा करने से इनकार कर दिया। परवेज मुशर्रफ का केस हुकूमत को विरसे में मिला, ये बात दुरुस्त है, मगर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इस केस के चीफ प्रोसिक्यूटर अकरम शेख ने इस्तीफ़ा दे दिया। मगर अकरम शेख ने हमारे प्रोग्राम में ये बताया कि प्रोसिक्यूशन टीम 1 साल तक काम करती रही, इस हुकूमत ने उसे नहीं रोका। 1 साल के बाद ये कह रहे हैं, 1 साल बढ़ के 1.5 साल के बाद ये कह रहे हैं कि अब प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो सवालात उठने पैदा हो गए। क्या सवाल उठे? उनके ऊपर एतराज़ करते, उनको पहले दिन फारिग कर देते, अचानक डी नोटिफाई करने की बजाय ये उनको टीए देते रहे हैं। उनको फाजिल जो प्रोसिक्यूटर्स बाहर से आते हैं उनके सफ़र के अखराजात देते रहे हैं। तो ये दे हैड कंप्लीट एंड फुल कॉन्फिडेंस इन द टीम अंडर द लाइक लीडरशिप ऑफ डॉक्टर तारिक हसन। अकरम शेख के इस्तीफे के बाद हुकूमत के पास मौका था कि वो नया चीफ प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करती और वो अदालत से केस वापस लेने की दरख्वास्त करते। हमारी जिन कानूनी माहिरीन से बात हुई है उनके मुताबिक हुकूमत चाहती तो केस वापस ले सकती थी, प्रोसिक्यूशन टीम बदल सकती थी, मगर हुकूमत ने ना केस वापस लिया ना प्रोसिक्यूशन टीम को बदला। अकरम शेख ने इस्तीफा दे दिया, मगर बाकी प्रोसिक्यूशन टीम 1 साल तक ओहदे पर बरकरार रही, केस को आगे बढ़ाती रही। वो लोग ही केस भी लड़ते रहे। जब हुकूमत को अंदाज़ा हुआ कि खुसूसी अदालत की कार्रवाई तेजी से मुकम्मल हो रही है तो हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों अचानक प्रोसिक्यूशन टीम को तब्दील कर दिया और ख़ुद प्रोसिक्यूशन टीम को भी नहीं बताया कि उन्हें तब्दील किया जा रहा है, और वो भी उस वक्त जब उसने तहरीरी दलाइल जमा करा दिए थे। और फिर हमारे प्रोग्राम में परवेज मुशर्रफ केस के प्रोसिक्यूटर इम्तियाज़ हैदर ने यही बात दोहराई। सब 22 रुकनी आपकी प्रोसिक्यूशन टीम थी, 6 साल से इस केस की पैरवी कर रही थी, तहदील कर दिया गया, आप लोगों को बताया गया था, मालूम था या मालूम ही नहीं था ये सारा का सारा मामला? जी शाहजेब, आज इस तरह हुआ कि हम जब कोर्ट गए तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये नोटिफिकेशन आ चुकी है, और जब वहाँ पे पेश हुए कोर्ट के सामने
तो फिर हमें इन्फॉर्म किया गया कि ये नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी है। आपकी अपनी प्रोसिक्यूशन टीम हैरान हुई या मायूस हुई कि जी इतने लंबे अरसे से हम एसोसिएटेड थे, अब तो बिल्कुल मंतकी अंजाम को पहुंच रहा था, हुकूमत ने हमें बताया भी नहीं और ये आज क्या कर दिया अचानक? हैरत तो हुई हमें, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को फेडरल गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया था। फेडरल गवर्नमेंट ने अगर सही कोई नोटिफिकेशन इशू करनी थी तो वो हमें भी इन्फॉर्म कर देते, स्पेशली अगर 23 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुई, अदालत के ज़रिए पता चला तो हैरत तो हुई। लेकिन मायूसी नहीं हुई, क्योंकि जैसे आज जो ऑर्डर पास किया है अदालत ने, उसमें लिखा हुआ है दैट द प्रोसिक्यूशन हैज़ फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने अपने रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स क्योंकि सबमिट कर दिए हुए हैं। इसके अलावा हुकूमत को एक और मौका भी मिला। 2 मई को हुकूमत के पास अच्छा मौका था कि वो केस वापस ले लेती, क्योंकि खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से बरियत की दरख्वास्त पर हुकूमत से जवाब मांगा था, मगर हुकूमत ने बरियत की हिमायत नहीं की। यही नहीं, 1 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर फैसला देते हुए कहा था कि 2 मई को परवेज़ मुशर्रफ पेश नहीं हुए तो उनका दिफा का हक ख़त्म हो जाएगा और उनको दिफा 342 के तहत बयान रिकॉर्ड करवाने की सहूलत भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि मुल्जिम जानबूझकर पेश ना हो तो उसको फ़ायदा नहीं उठाने दे सकते। संगीन गद्दारी कोई मामूली जुर्म नहीं है। ये था सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 1 अप्रैल को सामने आया। हालांकि परवेज़ मुशर्रफ के साबिक वकील, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल खुद थे, मगर उस वक्त भी कुछ नहीं किया गया। हुकूमत खामोश बैठी रही। अब हुकूमत एतराज़ कर रही है कि परवेज़ मुशर्रफ को अपने मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं दिया गया, मगर 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था तो हुकूमत खामोश थी। अगर एतराज़ था तो उस वक्त फैसले पर नज़रसानी क्यों नहीं की गई? अब एतराज़ उठाया जा रहा है। फिर खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख दे दी तो हुकूमत अचानक हाई कोर्ट चली गई, मगर इसलिए नहीं गई कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, दूसरे लोगों को भी शामिल किया जाए, बल्कि इस्तदा हाई कोर्ट में यह की गई कि कमज़ोर प्रोसिक्यूशन का फ़ायदा परवेज़ मुशर्रफ को हो सकता है। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि प्रोसिक्यूशन के केस में बेज़ाब्तियाँ और कोताहियाँ हैं जिन्हें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इसके बावजूद फैसला सुनाया जा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ टेक्निकल ग्राउंड पर रिहा हो जाएं। ये बात बार बार कही गई कि कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से मुल्जिम परवेज़ मुशर्रफ को फ़ायदा हो सकता है, इसलिए खुसूसी अदालत को फैसला सुनाने से रोका जाए। ये नहीं कहा गया कि जनरल मुशर्रफ को फेयर ट्रायल नहीं मिला या फिर और लोगों को भी शामिल नहीं किया गया, मजीद मुल्जिमान होने चाहिए, इसलिए खुसूसी अदालत को फैसला देने से रोका जाए। ये नहीं कहा गया, जो बात अब फैसला जारी होने के बाद हुकूमत कह रही है। यानी हुकूमत को अंदेशा था कुछ दिन पहले कि कहीं खुसूसी अदालत जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बरी ना कर दे क्योंकि केस में खामियां हैं। यह था हुकूमत का मौका। और अब जब जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा हो गई है तो हुकूमत अदलिया पर तनकीद कर रही है। फिर जब मंगल को परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आया तो इल्ज़ाम लगाया कि परवेज़ मुशर्रफ को मौका नहीं दिया गया, फिर ट्रायल नहीं हुआ। और फिर गुज़िश्ता रोज़ जब परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ तफसीली फैसला आया तो फैसला लिखने वाले जज की ज़हनी सलाहियत पर सवाल उठा दिए गए। अनफिट हमारी दरख्वास्त ये है कि क्योंकि इन्होंने ये साबित कर दिया है इस किस्म के ऑब्जर्वेशंस देके कि ये मेंटली अनफिट हैं, इनकॉम्पिटेंट है, इनको फिल फॉर काम से रोक दिया जाए। दिस इज एन अटेम्प्ट टू टेक पाकिस्तान इनटू द डार्क एजेस। मतलब ये वो माजरत के साथ ये मेंटल कैपेसिटी इज़ लैकिंग और इसीलिए एक बड़े डिलिब्रेशन के बाद देखें, एक जनरल प्रिंसिपल ये है और हर आदमी ये कहता है कि अगर किसी जजमेंट में वो गलती हो वो अपील में ठीक होता है। और जनरली स्पीकिंग जजमेंट जो है उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं जाया जाता, लेकिन जो ये इनकॉम्पिटेंस और मेंटल कैपेसिटी की जो बात है तो उसकी बात, उसका पैराय अलग है। अब मामला यह है कि खुसूसी अदालत के फैसले के पैराग्राफ 66 पर सब एतराज़ उठा रहे हैं और दुरुस्त एतराज़ उठा रहे हैं, मगर वो अब सिर्फ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ की राय है, उस पर तनकीद हो रही है। इसे गैर आइनी और गैर इंसानी कहा जा रहा है। सब कर रहे हैं। ज़ाहिर एक आम आदमी बात करे तो ही अफसोसनाक है। एक जज की तरफ से ऐसी बात की जाए जिसकी कानून में गुंजाइश नहीं, इंसानी हुकूक के हवाले से गुंजाइश नहीं, तो और ज़्यादा अफसोस की बात है। इस हवाले से हुकूमत की कानूनी टीम को मगर सवाल हो रहा है कि कानूनी नुक्ते उठाए जा सकते थे, आला अदलिया में इस पर अपील की जा सकती थी। हुकूमत खुद मुद्दई है, जनरल मुशर्रफ के वकला अपील में ये मामला उठा सकते थे, मगर हुकूमत ने जज साहब पर और उनकी कॉम्पिटेंस पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है। जज की ज़ात को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई है। अहम बात यह है कि हुकूमत
हुकूमत जिस जज पर तनकीद कर रही है, इस जज के फैसले को हुकूमत ने कुलभूषण यादव के केस में आलमी अदालत इंसाफ के सामने बतौर मिसाल पेश किया था। जब फौजी अदालत के फैसले पर भारत ने आलमी अदालत इंसाफ में सवालात उठाए तो आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक समाअत के दौरान पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बताया कि पाकिस्तान का आइन बुनियादी हुकूक और फेयर ट्रायल के हक की गारंटी देता है। फेयर ट्रायल का हक लाजमी है और उसे यकीनी बनाना चाहता है। तमाम अदालती ट्रायल में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है और अगर ऐसा ना हो तो नजरसानी का अमल मौजूद है। पाकिस्तान के वकील ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स भरपूर अंदाज में नजरसानी कर रही हैं। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के 2018 के फैसले की मिसाल दी। अदालत ने इस बात की निशानदही की कि फेयर ट्रायल के उसूल में नजरसानी की बुनियादी अहमियत है। इस केस में भी नजरसानी जरूरी है। आलमी अदालत इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के जिस फैसले का हवाला दिया वो फैसला अक्टूबर 2018 में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ ने सुनाया था। उन्होंने 74 मुल्जिमान को फौजी अदालतों से मिलने वाली सजा को कलअदम करार दिया था। अब हुकूमत जस्टिस वकार अहमद सेठ पर तनकीद कर रही है कि उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। हुकूमत की तरफ से परवेज़ मुशर्रफ के फैसले को साजिश भी करार दिया गया। के आने से अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए कुछ बैरूनी क़ुव्वतें जो साजिशें कर रही थी और उन साजिशों के अंदर कुछ आलाकार जो लोग बने हैं, हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, हर साजिश को अवाम की ताकत से मलिया मेट करने के लिए पुरज़म है। 3 दिन तक उसको पब्लिक हैंगिंग दी जाए, डायरेक्ट। गॉड नोज किसने, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। जिसने लिखवाया है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। जब हम अपने प्रोग्राम में अटॉर्नी जनरल अब्दुल मंसूर से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने किसी भी साजिश के तासुर की नफी कर दी। कह देना कि साजिश की बात कर देना ये दुरुस्त है, फैसला और जज के ऊपर साजिश का, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का, पाकिस्तान के का दोस्त ना होने का इल्ज़ाम लगा देना, ये बातें दुरुस्त है। ये जो है ना, ये अपनी तरफ से प्लीज, ये मीडिया में ये एक बड़ी बुरी आदत हो गई है कि वो एक चीज को आगे बढ़े। साजिश किसी ने नहीं कहा है। हमने ये कहा है कि जज साहब ने जिस तरह के जुमले लिखे हैं इससे जाहिर होता है कि वो उनकी मेंटल इनकैपेसिटी है जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल डिसाइड करेगी। अनवर साहब मीडिया पे ना डालें, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिएगा। फिर फिरदौस हाशिकीवान साहिबा ने कहा है, शहजाद अकबर साहब ने जुमला कहा है, कहा है मुझे नहीं पता, मगर मैंने और फरोग नसीम साहब ने, शहजाद अकबर साहब ने, इन तीनों ने जो लीगल इश्यूज डील किए हैं उन्होंने किसी ने नहीं कहा है। फेडरल गवर्नमेंट ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो फेडरल मिनिस्टर जो है लॉ के उनके थ्रू दिया है। उन्होंने साजिश की बात नहीं की है और चूंकि साजिश की बात नहीं की है तो मैं भी ये कहूंगा कि साजिश का कोई उनसर इसमें नहीं है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस हाशिकीवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर जज अनफिट करार पाए तो फैसला कलअदम करार पाएगा। लास्ट ये है कि इफ द जज इज डिक्लेयर्ड अनफिट हिज जजमेंट स्टैंड्स वाइड। ये अंडरस्टूड है। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरदौस हाशिकीवान साहिबा कहकर चली गई, जिसके वजह से ये तासुर उभरा कि हुकूमत दरअसल जज को इसीलिए अनफिट कराना चाहती है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहती है ताकि ये फैसला ही कलअदम हो जाए, बजाय इसके कि अपील में जाया जाए। मगर फिर अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सामने आया कि फैसला तो मेरिट पर चलेगा, जज के अनफिट होने से फैसले का कोई ताल्लुक नहीं है। कानूनी माहिरीन ने भी यही बात की। इस हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जो जज की जहनी हालत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठते रहते हैं। ये मामला भी हमने उनके सामने रखा था कि आपने पहले भी कुछ जजों के सामने सवालात उठाए हैं, मगर हुकूमत किस हद तक इस मौक़िफ़ पर कायम रहेगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म बराए एहतसाब व दाखिला। शहजाद अकबर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हमने पूरी हिस्ट्री बताई है कि हुकूमत के पास मुतादिद मौके थे, ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं था फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, उन्हें पता नहीं था कि एब्सटेंशन में ट्रायल हो सकता है नहीं हो सकता। अदालतों के बार बार फैसले आते रहे मगर उसको चैलेंज नहीं किया। आखिर में अचानक ख्याल आया और उसके बाद किया, मिसमैनेज कर दिया सारे मामले को। क्या ये कंफ्यूज हो गई हुकूमत के? एक तरफ इमरान खान थे जिन्होंने माजी में पोजीशन ली हुई थी कि मुशर्रफ ने हाई ट्रीजन की, दूसरी तरफ काबीना थी जिसमें वजीर कानून अटॉर्नी जनरल थे जो मुशर्रफ का बतौर वकील दिफा किया करते थे, तो पता ही नहीं चला कि करना क्या। उस कंफ्यूजन में ये सारा का सारा मामला हो गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये ऐसे नहीं हुआ कि ये चीज़ें बिल्कुल उठाई नहीं गई, लेकिन उसके अप्रोप्रिएट फोरम के अंदर
देखिए, जहाँ तक काबीना के सामने चीज़ लाने की है तो ये चीज़ तो इस वक्त ऑलरेडी एजिटेट हो रही थी लाहौर हाई कोर्ट के सामने कि इसमें जब ये ट्रिजन का मुकदमा फ़ाइल किया गया तो उस वक्त काबीना को इसमें शामिल हाल नहीं किया गया, और उस चीज़ को लेके उन्होंने वफाकी हुकूमत से लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक सवाल भी था जिसमें हमारा ये कहना था कि आप इसके ऊपर पहले अपनी फाइंडिंग दे दीजिए कि क्या उस वक्त, क्योंकि ये 6 साल पहले मुकदमा हुआ और जो केस फेडरल गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करता है मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस, वो शायद उसके बाद आया, तो ये एक लीगल क्वेश्चन अराइज़ हुआ था जो कि लाहौर हाई कोर्ट के सामने एडजुडिकेट हो रहा था। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसी के लीगल इश्यूज़ को लेके क्वेश्चन चल रहा था, लेकिन स्पेशल कोर्ट ने यह समझा कि वो उस चीज़ को बिल्कुल बालाए ताक रख के उन्होंने, चूँकि उस दिन फ़ैसला देना था इसलिए उन्होंने फ़ैसला दिया, और उसके बाद ही देखिए आप अपने आप को हदूद व क़यूद, चाहे वो आइन की हैं या कानून की हैं, उसके अंदर रह के ही आप उसको देखते हैं। अब जब हम उसको उस तरह से परसू कर रहे हैं तो ऑल ऑफ सडन जब ये फ़ैसला आता है और फैसले के बाद जो तफसीली फ़ैसला आता है वो चीज़ों का रुख कम्प्लीटली तब्दील कर देता है। अब देखिए, डिबेट पहले क्या थी कि अगर ट्रिजन है, हाई ट्रिजन है, उसका मुकदमा चलना चाहिए, आइन सुप्रीम है, उसकी पाबंदी नहीं, वहाँ से बहस तो अब हट चुकी। अब तो बहस इस चीज़ के ऊपर आ गई कि जो जजमेंट है उसके अंदर साफ नज़र आ गया कि वो सीरियस मैलाफिडीज़ हैं उसके अंदर, क्योंकि वो जो आर्टिकल 66 है, इसका पैरा 66, वो बड़ा दूर रस है, वो पूरे चीज़ को ज़ीरो कर देता है। मतलब जो पैरा 66 है उस पर ज़ाहिर है एतराज़ तो वो लोग भी कर रहे हैं जो परवेज़ मुशर्रफ के शदीद मुखालिफ हैं कि हाँ जी ये पैरा 66 की गुंजाइश नहीं थी, मगर वज़ीर आज़म का बार बार एक मौक़िफ़ चल रहा है, उन्होंने ट्वीट तो कोई नहीं किया इस मामले पर, जो आमतौर पर वो हर इशू पर करते हैं कि इदारों में वो तसादुम नहीं चाहते। मगर जो आप लोगों की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस तरीके से जज को ज़ाती तौर पर टारगेट किया गया, आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जो बातें की हैं उससे आप इदारों के तसादुम को अवॉइड कर रहे हैं या उसकी तरफ जा रहे हैं? कल पाक फ़ौज के तर्जुमान ने तो इस किस्म की बातें नहीं की, उन्होंने जज को ज़ाती तौर पर टारगेट नहीं किया, उन्होंने कहा कि इदारा हमें अजीज़ है मगर पाकिस्तान उससे ज़्यादा अजीज़ है। तो आप लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है, आप लोगों ने जो बातें की, वो तो आप लड़ाई की तरफ लेकर नहीं जा रहे हैं, ये तो अपील में चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। सारे के सारे कानूनदान कह रहे हैं कि ये वाली बात हो ही नहीं सकती जो पैरा 66 है। नहीं, मेरा देखिए मैं अपने अल्फाज पे बिल्कुल कायम हूँ, क्योंकि मैंने साथ ये भी कहा था कि बहसीत कानून के अदना तालिब इल्म के मेरा सर आज शर्मिंदगी से झुका हुआ है। मैं ये कैसे तसव्वुर कर सकता हूँ कि मैं 21वीं सदी में और 2009 की जुडिशल मूवमेंट के बाद आज एक ऐसी जुडिशरी के सामने खड़ा हूँ, एक ऐसे चीफ जस्टिस, इतनी सीनियर पोजीशन होती है, शाहजेब लोगों की ज़िंदगियों के फ़ैसले करते हैं, और अगर उनके फ़ैसले का ये मानी है कि एक लाश को निकाल के, एक लम्हे के लिए भूल जाइए कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की लाश है, आप किसी भी एक लाश को निकाल के 3 दिन के लिए डीटो चौक पर लटका दीजिए, तो क्या उसके बाद अगर उनकी जहनी सेहत के ऊपर सवाल किया जाता है तो वो गलत होगा? तो ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। आप इसको जितना कंडेम करें, और एक लम्हे के लिए क्यों भूला जाए इस बात को कि जनरल मुशर्रफ साहब की बात है, जनरल मुशर्रफ साहब ही की भी है तो भी बहुत ही अफसोस की बात है। ये किसी के बारे में भी नहीं बात होनी चाहिए, किसी के बारे में भी नहीं सोचा जाना चाहिए, जनरल मुशर्रफ साहब के बारे में भी नहीं सोचा जाना चाहिए। मगर सवाल यह है कि एक ओपिनियन है जिसमें वकार सेठ साहब का, एक मेजॉरिटी जजमेंट है जनरल मुशर्रफ साहब के खिलाफ, जिसमें वकार सेठ साहब का एक मिनॉरिटी ओपिनियन है। 2 जजेस ने इस ओपिनियन से अग्री नहीं किया है। इसकी उतनी अहमियत है जिसमें जस्टिस खोसा साहब के गॉड फादर वाले रिमार्क की अहमियत थी, मगर इमरान खान साहब ने उसको बहुत जलसों की तकारीर का हिस्सा बनाया, हालांकि वो डायसेंटिंग नोट था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको बुनियाद बनाकर आप लोग इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा इसको अहमियत दे रहे हैं, आगे आप लोग अगर इतना ज़्यादा इसको इन्वायरमेंट को ख़राब ना करें तो बात हायर कोर्ट में अपील में रिवर्स हो सकती है। नहीं, देखिए ये माइनॉरिटी ओपिनियन हरगिज़ नहीं है, ही इज़ द मेन ऑथर ऑफ द जजमेंट। और मुझे एक बात बताइए, मैं अगर लेट्स सपोज अब कहता हूँ कि एक शख्स है वो इसी बेंच में बैठे हुए हैं, ऑल्दो वो एग्री कर रहे हैं, लेकिन द मोमेंट दिस पैराग्राफ इज़ इंसर्टेड इन द जजमेंट आपको बायस नज़र आ जानी चाहिए थी, एंड उस वक़्त आपको ये ज़रूर कहना चाहिए था अब ये प्रोसेस सेफ़ नहीं हुआ, अब ये अनसेफ हो गई है, ये कन्विक्शन भी अनसेफ हो गई है। देयरफॉर स्पेशल कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि दोबारा से कोर्ट बनाई जाए, क्योंकि 1 मेंबर हैज़ शोन हिज अटर बायस। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में अपील में कही जा सकती थी और कानूनी तौर पर नुक्ता उठाया जा सकता था, बजाय इसके कि चीफ जस्टिस को एडिशनल अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को जो अल्फाज आप लोगों ने कल इस्तेमाल किए, पब्लिकली आप लोग ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, ये बातें कही जा सकती थी अपील में।
ये पब्लिकली ह्यूमिलिएशन नहीं है। आपने देखिए, आपने ये देखना है कि उस वक़्त इस फैसले का इम्पैक्ट क्या हुआ है। क्या आप शाहजेब इस चीज़ से इनकार करेंगे कि आर्म फोर्सेस के अंदर इस फैसले का बहुत नेगेटिव और फैसले के इस जो 66 है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ? क्या आर्म फोर्सेस इस मुल्क का एक इदारा नहीं है? जब वज़ीर आज़म साहब बात करते हैं, हम अदारों में हम आहंगी की बात करते हैं, तो इदारों के अंदर वो तवाज़ुन होना चाहिए कि हर इदारा अपने उस हद के अंदर रह के काम करे। जब आप ओवर स्टेप करते हैं दूसरे इदारे के ऊपर, तो उससे फिर आप क्यास पैदा करते हैं। हम तो उस क्यास को रोकने की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर एक शख्स की वजह से ये पूरा सिस्टम खराब हो रहा है तो वो गलत है। सर, मगर पाक फौज के तर्जुमान ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अगर आप ख्यास रोकना चाहते हैं तो आप इतनी शदीद तनकीद करके इदारों को आपस में तसादुम की तरफ ले जा रहे हैं या उसको अवॉइड कर रहे हैं? मैंने पहले पूरी टाइमलाइन बताई है 14-15 महीने में कि आपकी हुकूमत ने, हालांकि मुशर्रफ के केस की को फॉलो करने वाले लोग मौजूद थे, उसको मुकम्मल तौर पर मिस हैंडल किया। अब जबकि सिचुएशन बेहतर हो सकती है, आप लोगों की जो बातें कर रहे हैं, और आपने कहा कि एक जज तो इन्हीं की तो जजमेंट है जो कुलभूषण यादव के केस में पाकिस्तान ने पेश की कि हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकती है और ओवरटर्न भी हो सकती है, और आप कह रहे हैं कि ये मेंटल इनकी कैपेसिटी नहीं है। तो आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिसका केस आईसीजे में पेश किया था? नहीं शाहजेब, तो ये तो लॉजिकली आपकी बात गलत इसलिए है कि अगर एक शख्स, ये देखें, अगर तो बिल्कुल ही कॉम्पिटेंट ना होते तो वो इस ओहदे पे ना होते, लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक केस के अंदर कोई गलती कर देते हैं तो फिर क्वेश्चन वहाँ पैदा होता है, और वो जो हम कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन वहाँ पैदा होता है। और ये मैं समझता हूँ कि अगर इस पर पूरी वफाकी हुकूमत मुतमईन होती है और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस भेजा जाता है, तो उसका भी अल्टीमेटली जो उसका टेस्ट होना है, ट्रायल होना है, वो तो इनके अपने ब्रदर जजेस ने करना है। वो तो ना हुकूमत ने करना है ना पार्लियामान ने करना है, वो तो दे आर जज ऑफ देमसेल्व्स। लेकिन क्या इन चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में रखना ज़रूरी नहीं है? क्या हमें ये रास्ता भी बंद नहीं कर देना चाहिए कि एक इदारा या एक शख्स अपने आप को इतना मुतलक अनलान समझ ले कि वो अपने फैसले के अंदर कुछ भी लिख ले? ये जो आपने बात की ना, इससे तो डिसएग्री नहीं किया जा सकता। इस मुल्क का मसला ये है कि कोई एक इदारा और कोई एक शख्स अपने आप को इतना मुतल्लिकुल अनान ना समझे कि मुल्क का जो हाल हुआ है वो हो जाए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मगर ये जो आपने बात की कि बाकी जजमेंट्स पर असर नहीं पड़ता, और ये सर कल फिरदौस हाशी के वान साहिबा ने आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठते हुए ये बात कर दी थी कि अगर जज अनफिट है तो फिर जजमेंट नहीं रहेगा। आप उन्हें करेक्ट तो कर देते कि ऐसा नहीं है। नहीं देखिए, ये मैं बिल्कुल, ये बात उन्होंने आखिर में की है मुझे नहीं पता, लेकिन सिंपल सी चीज़ ये है कि जजमेंट तो ये कैसे स्टैंड कर सकती है? अभी तो इसको अपील भी करना है, तो ये जजमेंट का तो मैं समझता हूँ वो आर्टिकल जो सेक्शन इसका 66 है या पैरा 66 है, उसने तो वैसे ही जजमेंट को बेमानी इस तरह से कर दिया, लेकिन उसने एक इम्पैक्ट किया और वो उसकी एक पॉलिटिकल साइड है, और उसको भी आपको क्वेश्चन करना, चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। फिर साथ में बताएगा पैरा 66 के अलावा, ज़ाहिर है उस पर तो जो बात है उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। फ़ारूक नसीम और अनवर मंसूर खान साहब का मौक़िफ़ तो सबको माजी का भी पता है और हाल का भी पता है, कंसिस्टेंट है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। उन्होंने माजी में आवाम को बार बार बताया था कि हाई ट्रीज़न की है परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। अब वो क्या समझ रहे हैं? फैसले को दुरुस्त समझ रहे हैं? उनका मौक़िफ़ बदल गया है कि हाई ट्रीज़न नहीं की थी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने? ये देखिए इमरान खान साहब कोई जज नहीं है, वो समझते हैं कि नहीं समझते, लेकिन क्या उनके दौरे हुकूमत में हाई ट्रीजन का केस चलता रहा कि नहीं चलता रहा? प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फेयरनेस के साथ प्रोसीड करना चाहिए। हमारा सवाल सिर्फ इसमें यह है कि ये आपकी, मैं समझता हूँ, जुडिशल हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था जिसके अंदर आपने ये फैसला करना है कि ये हाई ट्रीजन क्या है और इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं, जितने क्वेश्चन हैं वो एड्रेस होने चाहिए, लेकिन जिस मैनर में ये चीज़ें की उसने तमाम पूरे प्रोसेस को ख़राब कर दिया। हमारा इसमें ये कहना है कि आप इसका जो इम्पैक्ट है वो ब्रॉडर है, वो एक शख्स से बात हट चुकी है। अच्छा, आखिर में मुझे ये भी बताएगा, क्योंकि ज़ाहिर है पैराग्राफ 66 पर आप बार बार एतराज़ कर रहे हैं और मैं फिर कह रहा हूँ कि एक आम आदमी बात करे तब भी गलत है, जज साहब ऐसी बात कर दें तो और ज़्यादा गलत है, मगर पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये बात करें तब भी गलत है, क्योंकि उन्होंने कानून बनाना है, जज ने कानून की इंटरप्रिटेशन करनी है। मुराद सईद साहब कह चुके हैं और करारदाद पेश कर चुके हैं कि जिन्होंने करप्शन किया उन्हें डी चौक पर लटका दो। फैसल वाउडर साहब पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुके हैं कि करप्ट अनासिर हैं पाकिस्तान में, उन सबको चौक पर लटकाओ, मगर उससे पहले गाड़ियों के साथ घसीटो। ओपोजिशन में शहबाज शरीफ साहब पहले कह चुके, इमरान खान साहब भी कह चुके, ये तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर इन लोगों ने बातें की। ये दुरुस्त हैं? ये लोग करते रहें?
चौक से तो घसीटना और सड़कों पे घसीटना, तो वो तो इस वक्त जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका तो ये शौक़ था, वो तो मुझे भी लंदन की सड़कों पे घसीटना चाहते थे। सियासी बयानबाजी और होती है, जज का ओहदा इस सबसे बहुत आला होता है, क्योंकि उसके ओहदे में जो वो बात करता है और स्पेशली अपनी रिटन जजमेंट में। देखिए शाहजेब, आप जानते हैं हमारे यहाँ जब केसेस चल रहे होते हैं हर तरह के कमेंट्स आते हैं, जो बेंच की तरफ से भी आते हैं, बार की तरफ से भी आते हैं। वो कमेंट्स होते हैं, ठीक है, किसी की दिल आज़ारी होगी, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, लेकिन जब एक चीज़ रिटन आ जाती है जजमेंट के अंदर, वो एक एब्सोल्युटली एक और चीज़ है। उसका आप उसको किसी तरीके से भी ये नहीं कह सकते कि वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी या जज्बात में कह दिया गया, बिकॉज वो एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके हाथों में लोगों की ज़िंदगी है, आप लोगों की ज़िंदगियों के फैसले करते हैं। ट्रायल कोर्ट के बाद मौत के मुकदमे के फैसले आपके सामने आते हैं। मतलब ठीक है, जज की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, जिसने कानून की तशरीह करनी है उनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिन्होंने कानून बनाना है उनके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी है। दो लफ्ज़ आप उस पर भी बोलना चाहेंगे? पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये बातें की गई हैं, मैं आवाम को दिखा दूंगा अभी। शाहजेब, बात देखें, बिल्कुल बात यह है, माशरे में जो हमारा तशद्दुद है उसको, ये भी तशद्दुद में आता है। अगर आप किसी मुजरिम को भी इस तरह की सज़ाओं की बातें करते हैं तो वो भी आपकी इनटॉलरेंस है। मैं तो इसको हमेशा से कंडेम करता हूँ। मुझे ये बताइए, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर मैं आपको बता नहीं सकता, सुबह से शाम लेके लोग मुझे कहते हैं जी अकाउंटेबिलिटी का एक ही मॉडल है, सब चोरों को पकड़ो, इनको एक कमरे में डाल दो और जब तक पैसे ना दें इनसे ले लें। ये तो एक अवामी किस्म के जज्बात हैं, आप भी सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं, लेकिन हमारा काम है लीडर्स के तौर के ऊपर कि हम उनको बताएं कि ये नहीं, आपको कानून के दायरे में रहना है और कानून के मुताबिक चीज़ें परसू करनी है, उसमें वक्त भी लगेगा। इसी तरह से अगर कोई सियासी लीडर ये बात करते हैं, उन्हें एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। शहजाद अकबर साहब कह रहे थे सियासी लीडरान को भी एहतियात करनी चाहिए। पहले इस फैसले के बाद जस्टिस वक़ार अहमद तनकीद की जद में है। हमारे मुल्क में ये रिवायत बनती जा रही है और पहले से है और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है कि जिससे इख्तलाफ हो उसके बारे में किसी भी हद तक चले जाओ, सड़कों पर घसीटने की बात कर दो, उसे चौक पर लटकाने का मुतालबा कर दो। तहरीक इंसाफ अब हुकूमत में है, मगर अब भी कौमी असम्बली के अंदर और बाहर इस तरह की बातें कर रही है। इस ऐवान की राय है कि जिसने भी पाकिस्तानी कौम का एक भी पैसा लूटा है उसको डी चौक पर फांसी और उसके असासी नीलाम की जाए। कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन उनको 5000 आदमियों को लटकाने से पहले मैं समझता हूं, मेरी सोच काश का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, कि उनको पहले गाड़ी के पीछे बांध के चौराहों पे चलाया जाए और फिर घाट पर चढ़ाया जाए, ताकि पाकिस्तान के 22 करोड़ बच्चे, औरतें, बेवा, यतीम, मस्कीन, मजलूम लोगों की किस्मत बदल सके। इस मुल्क में 5000 आदमी आप लटका दें, 22 करोड़ लोगों की किस्मत बदल जाएगी। मीर साहब, ये फॉशिज्म है। मैं आई ऑब्जेक्ट टू माय ब्रदर। किस तरह लटकाएंगे आप? कार नहीं है कि आप 5000 बंदे लटका दें। आईन और कानून के तहत लटका दें। बस आईन और कानून के लिए तो सर हमारी अगले आने वाली 20 नस्लें गुजर जाएंगी। तो हुकूमत तनकीद कर रही है कि जज साहब की तरफ से एक महज़िब मुआशरे में ये बात कैसे कही जा सकती है। इससे पहले जब तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो भी इस तरह की बातें की जाती थी। फिर मेरा कहना है कि इनको यहां से निकालो, खींचो इसको गिरबान से पकड़कर प्राइम मिनिस्टर हाउस और इस 2 नंबर आदमी का एहतसाब करो और असेंबली में जाओ, दादी करके आऊंगा, इनको बाहर खींचो। राना सुनाउल्लाह तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में लेके जाऊंगा। 30 नवंबर को इमरान खान ने जो कॉल दी है, इस बेईमान, करप्ट, डिसऑनेस्ट, चोर, लुटेरे, डाकू, कमीने, बेईमान नाल हुकूमत के खात्मे के लिए निकलो, मरो, मार दो, जलाओ, गिराओ, उठाओ, इस मुल्क के चोरों से इस मुल्क को निजात दिलाओ। मुल्क का गद्दार है, जो मुल्क का गद्दार है उसको चौक में लटका के कुत्ते छोड़ देने। शहबाज शरीफ भी माजी में पीपल्स पार्टी के सदर को सड़कों पर घसीटने की बात करते रहे और बाद में उसकी माफी उन्हें मांगना पड़ी। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। सवाल तो थोड़ा बहुत तलख है, मगर मोहब्बत करने वालों का है, उनसे जारी। आपने
आपने आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बहुत बातें की थी, रिकॉर्ड है जो मैंने माजरत करनी हुई है। अब आप कहते हैं कि मैं दोबारा माजरत कर लूँ, फिर कर लेता हूँ। तो मेयर साहब ये बताइएगा कि सिंध की कोई तब्दीली का इम्कान है? आप यही चाहते थे? सिर्फ सियासतदान ही नहीं, हमारे मुआशरे में इसकी मिसालें देखने को मिलती हैं कि कोई संगीन जुर्म कर ले तो चौक पर लटकाने, सड़कों पर घसीटने की बातें होना शुरू हो जाती हैं। आम आदमी ये बातें शुरू कर देता है कि इससे जराइम में कमी आ जाएगी। हालांकि महज़िब मुआशरे और वहाँ पर जो जराइम कंट्रोल हुए हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि ऐसी बातों से, चौक पर लटका देने से, कैपिटल पनिशमेंट से जराइम में उस तरीके से कमी नहीं आती। मुआशरे को ऐसी इंतहा पसंदाना सोच से आज़ाद करना, आइन कानून तहजीब के मुताबिक चलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आम खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। भारत एहतजाजी नारों से गूंज रहा है। भारत की मुख्तलिफ रियासतों के मुख्तलिफ शहरों में आज जुमे की नमाज के बाद लोगों की बड़ी तादाद ने जामे मस्जिद के बाहर जमा होकर मुतनाज़ शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरे किए। भारत की सड़कों पर लोगों का समंदर उमड़ आया है। शहर शहर लोग मुतनाज़ शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। 8 दिन हो गए हैं मुतनाज़ बिल के खिलाफ एहतजाज भारत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा और दानिशवरों की हद तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि पूरे भारत में एहतजाज का दायरा बढ़ रहा है। एहतजाज कम होने की बजाय दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इसके साथ साथ एहतजाज और मुजाहरे रोकने के लिए हुकूमत का ताकत का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में दफ़ा 144 नाफिज है। मुख्तलिफ शहरों में फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। भारत की सड़कों और गलियों में आज भी मुजाहिरीन पर पुलिस बेदरेक लाठीचार्ज करती नजर आई। आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कहीं मुजाहिरीन रोके जाने पर अपने दिफा में पथराव करते नजर आए, कहीं खुद पुलिस मुजाहिरीन पर पत्थर फेंकती नजर आई। तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और अपनी पुलिस के हाथों पिटते हुए लोग भारतीय रियासतों की सड़कें ऐसे मनाजिर पेश कर रही हैं जैसे कोई मैदान जंग हो। इस कानून की वजह से भारत के मुसलमानों में गम और गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि ये बिल भारत के आइन में जो वज़ा किए गए सेक्युलर उसूल हैं उनसे मुतसादिम है। भारत में शहरियत से मुतालिक मुतनाज़ कानून के खिलाफ एहतजाज की लहर कई रियासतों तक फैल गई है। दिल्ली की जामे मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद ताहद्दे निगाह लोगों का हुजूम नजर आया, जो इस कानून के खिलाफ पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे। एहतजाज रोकने के लिए दिल्ली के 2 दर्जन से जायद मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। नई दिल्ली में मुजाहरा करने वाली कांग्रेस खवातीन अराकीन को हिरासत में ले लिया गया। उत्तर प्रदेश के 13 अजला में जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर हजारों लोग निकल आए और मुजाहरा किया। पुलिस ने सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस और शेलिंग का इस्तेमाल किया। मुजाहरे में हलाक मुजाहिरीन की तादाद 9 हो गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा अफराद को एहतजाजी मुजाहरा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया करते हुए, जबकि लखनऊ में 150 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बेंगलुरु और लखनऊ में 3 हलाकतों के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मुतादिद शहरों में इंटरनेट और मैसेजेस सर्विसेज बंद कर दी गई हैं और ये सूरत हाल है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अब जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो भी उनके साथ मुजाहरे कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत के इन कवानीन के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं। साथ ही जो उनके मूवी स्टार्स हैं वो भी बोलना शुरू हो गए हैं। जो सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से भी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। पिछले दिनों हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर घुसकर पुलिस ने जिस तरीके से तलबा पर तशद्दुद किया, वो जब वॉशरूम में छुप रहे थे तो उस वक्त भी जाकर तशद्दुद किया, आंखें तक फोड़ दी। उस तालिब इल्म की वीडियो भी सामने आ गई है और उसने पूरी रुदात भी बयान की। मारूफ भारतीय अदाकारा शबाना आज़मी ने भी इस मुतनाज़ कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई। जो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं उनके एहतजाज के हक़ में आवाज़ उठाई। अदाकार फरहान अख्तर भी एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुए। भारतीय मुसन्निफ़ा और समाजी शख्सियत अरुंधति रॉय भी एहतजाज में शरीक हुई और उन्होंने कहा कि भारत को कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त सूरत हाल है, नरेंद्र मोदी ने भारत को मैदान जंग बना दिया है। अवाम इस वक्त सड़कों पर हैं और इस हफ्ते भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वाशिंगटन पोस्ट ने बाकायदा इदारिये लिखे हैं इस हवाले से कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी भारत को तकसीम की तरफ लेके जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो भारत को मुत्तहिद करते। और अगर तालिब इल्मों की आवाज़ दबाई जाएगी, जो रियासत तालिब इल्मों की आवाज़ नहीं सुन सकती, वो रियासत कैसे मजबूत हो सकती है, चाहे वो कोई सी भी रियासत हो। याद, अल्लाह हाफ़िज़।